दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे लोअर पीसेस के लिए पर्यावरण देख रहे थे। ठीक है, तो पर्यावरण की वीडियो थोड़ा लेट में आ रही है। इसका कारण था कि ट्रांसफार्मर जल गया था, आंधी तूफान बारिश में गांव में ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो इस वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सागरीय परितंत्र या बायोम। ठीक है, जिसको लवणी बायोम या परितंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके पहले जो था स्थलीय बायोम के बारे में हमने वीडियो डाला है पिछला, वहाँ देख सकते हैं। तमाम तरह की जो साइकिल होती है उनके बारे में वीडियो आ चुका है। तो 7-8 वीडियो हमने पर्यावरण का डाल दिया है, ये 8वां या 9वां वीडियो होगा। ठीक है, तो जाके जो है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सारी वीडियो को। ठीक, तो सागरीय परितंत्र या बायोम में सबसे पहला लवणी बायोम या परितंत्र। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा स्थल मंडल है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे 71% भाग जो है पानी है और बाकी जो है भूमि है। तो 29% में भूमि अगर है, जहाँ पे महाद्वीप कह सकते हैं, तो उनकी जो जनसंख्या है जीव जंतुओं की या बायोमास है उनका, वो कम होगा 71% की अपेक्षा में। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि पृथ्वी का 71% भाग घेरा हुआ है लवणी बायोम, जिसकी औसत गहराई जो है 4000 मीटर है, मतलब 4 किलोमीटर अंदर गहरा है, औसत एवरेज है। ठीक है, कहीं कहीं 11 किलोमीटर भी है। तो सागरी विश्व के सागरों में स्थल की अपेक्षा अधिक बायोमास पाया जाता है। तो जब क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है, कई गुना क्षेत्रफल ज्यादा है, इस वजह से बायोमास भी स्थल की तुलना में सागरी परितंत्र में अधिक पाया जाता है। तो वही लिखा है पहला कि विश्व के सागरों में स्थल की अपेक्षा अधिक बायोमास पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ आहार श्रृंखला सूर्यातप पे डिपेंड करता है, पहला। दूसरा है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, पानी में घुलनशील ऑक्सीजन कितना है उस पर डिपेंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना घुलित है उस पर डिपेंड करता है। तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि पोषक तत्व कितने उपलब्ध है। ठीक है, तो सूर्यातप, ऑक्सीजन, CO2 और पोषक तत्व की उपलब्धता पे यहाँ का आहार श्रृंखला जो है, जलीय आहार श्रृंखला डिपेंड करता है। और ये सभी कारक जो है 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो ये जो है 16 चीजें हैं, ये पाई जाती हैं। मगर गहराई देखिए 4000 मीटर है, सिर्फ 200 मीटर गहराई जाने पे हमको ये सब चीजें धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 200 मीटर की गहराई के नीचे अगर जाएंगे तो इसमें से सूर्यातप, ऑक्सीजन, CO2 और पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो एकदम ज्यादा मात्रा में कम होती समझ में आती है। ठीक है, और 200 मीटर से अधिक गहराई पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सूर्य तक नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ अंधेरा होता है। ठीक है, तो इसके अधिक गहराई में जाने पर अंधेरा हो जाता है। ठीक, पोषक तत्व तो हो सकता है कि नीचे मिले हों, सागरीय जो जलधाराएं होती हैं उसमें अपवेलिंग मतलब कि पानी नीचे से पानी ऊपर आता है, और डाउन वेलिंग मतलब ऊपर का पानी नीचे जाता है। तो हो सकता है कि पोषक तत्व जो है रोटेट करते हो उसमें, घुलित ऑक्सीजन जो है मिल सके। मगर सूर्य तप जो है 200 मीटर से अधिक जो है बहुत रेयर जाता है। ठीक है, बहुत कम कम चांस है कि 200 मीटर से अधिक गहराई तक जाए। ठीक है, अगला 200 मीटर तक के क्षेत्र को प्रकाशित क्षेत्र या फोटिक जोन कहते हैं। तो 200 मीटर तक का जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए समुद्र तल है, यहाँ तक मेरा सर समुद्र तल है, जैसे 200 मीटर अंदर नीचे यहाँ तक अगर आते हैं सीने तक, तो यहाँ तक जो है इसको फोटिक जोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सूर्य सन की लाइट जो है यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, सीने तक जो है सन की लाइट पहुंचेगी, उसके नीचे जो है अंधेरा रहेगा। तो वही है कि 200 मीटर तक के क्षेत्र को फोटिक जोन या प्रकाशित क्षेत्र कहते हैं, तथा इसके नीचे जो है अप्रकाशित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अप्रकाशित क्षेत्र का जाल है। ठीक है, जिसे एफोटिक जोन कहते हैं, एफोटिक जोन। ठीक, अगला इसमें है कि सागरी बायोम के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो खुला सागरी बायोम हो सकता है, प्रवाल बायोम है, बैरियर द्वीप बायोम है, तट रेखा परितंत्र है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रवाल वाला है, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है खुला सागर में पादप एवं प्रजातियां क्या क्या होती हैं। तो खुले सागर में पादप और प्रजातियां मतलब कि पेड़ पौधे या झाड़ियां जो होती हैं, वो समुद्र में भी झाड़ियां वगैरह होती हैं, घास वगैरह होती है, तो वो, और जो जीव जंतु उस पर निर्भर हैं उनके बारे में हम इसमें देखते हैं। तो मुख्य रूप से प्लवक पाए जाते हैं। प्लवक मतलब होता है तैरने वाले जो पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं, प्लवक। नेक्टन एवं बेंथस के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो है खुले सागर में जो पादप और प्रजातियां पाई जाती हैं उनको प्लवक कहा जाता है। नेक्टन होते हैं, बेथस होते हैं, बेंथस होते हैं, उनके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि नेक्टन क्या होता है, बेथस क्या होता है, प्लवक क्या होता है, सबके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हम लोग प्लवक देखते हैं, इसको प्लैंकटन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है प्लवक? तो ये मुख्य रूप से प्रकाशित क्षेत्र या फोटिक जोन में पाए जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म पादप, शैवाल और सूक्ष्म जीव जो है इसमें पाए जाते हैं आपके प्लवक में। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आती हैं।
तो प्लवक की परिभाषा ये होगी। तो पादप प्लवक क्या होते हैं? तो इसमें जो पहला है पादप प्लवक, ठीक है, सूक्ष्म पादप जो होते हैं, पादप प्लवक क्या होते हैं, या इसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तैरने वाली घास जो होती है फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, उसमें कई प्रजातियां आती हैं, सिर्फ एक प्रजाति नहीं होती है। फाइटोप्लैंक्टन में कई घास होती हैं, कई तरह के शैवाल होते हैं जो काफी न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। और इस पे जो है मछलियां फीड करती हैं, खाती हैं। इसके अलावा जो है अन्य जीव जंतु, जो समुद्री जीव जंतु हैं, वो भी इस पे निर्भर होते हैं। तो ये अत्यंत जनन क्षमता वाले जीव होते हैं जो कम समय में पूरे जल जल आवरण को घेर लेते हैं। मतलब जैसे देखे होंगे गांव में, और गांव में आप निवास करते हैं तो आपके घर के आसपास जो कोई तालाब होगा, तो जैसे ही उमस वाला दिन आता है तो पूरी जो हरी हरी काई होती है उस पर पूरा एकदम घेर लेती है उसको। तो वही जो और ऊपर तैरती रहती है, तो वही कह रहा है कि उसी तरह का जो है समुद्री होते हैं पावक प्लवक होते हैं जो कि पानी आवरण को बहुत तेज घेरते हैं, ठीक है, उनकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ये अत्यंत जनन क्षमता वाले होते हैं और ये जल आवरण को कम समय में घेर लेते हैं। और ये स्वपोषी होते हैं जो सनलाइट में अपना भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये शैवाल तथा डायटम प्रमुख उदाहरण है इसके। तो शैवाल और डायटम, डायटम भी एक प्रजाति है, इसके प्रमुख उदाहरण है जो जो आकार में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, जो आकार में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं ये डायटम और शैवाल। इनका सर्वाधिक विकास जो है ठंडे सागरीय जल में होता है, ठीक है, ठंडे सागरीय जल में होता है। और दूसरा है इसमें अगला पॉइंट है कि गोया लक्स तथा जिम्नोडियम पादप जो होते हैं लाल भूरे रंग के होते हैं, रंग का होता है। इसे लाल ज्वार भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं या कुछ ब्लॉक या फाइटोप्लैंक्टन ऐसे होते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं या भूरे रंग के होते हैं। तो इस वजह से जो लाल भूरे होते हैं, जब टाइड आती है ना, तो ये लाल भूरे रंग से एकदम पूरा बढ़िया दिखता है हमको, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं लाल ज्वारी भी इसको कहते हैं, क्योंकि पादप की वजह से छोटे जो प्लैंक्टन होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उनकी वजह से जो है पानी पूरा लाल हो जाता है काई की वजह से। तो इसको हम लाल ज्वार भी कहते हैं। तो इसके जो उदाहरण है इसमें क्या क्या होते हैं, तो गोयालक्स होता है, ठीक है, गोयालक्स एक तरह का शैवाल है। और जिम्नोडियम भी एक तरह का पादप है जो लाल और भूरे रंग का होता है, जिसके कारण जो वहां पे ज्वार जब भाटा आता है तो उसको हम कहते हैं लाल ज्वार, ठीक है। जंतु प्लावक या जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, इसमें जो ऊपर देखे थे हम लोग सूक्ष्म जीव में, एक तो फाइटोप्लैंक्टन आता है और कुछ जीव जंतु भी आते हैं। तो जंतु प्लावक में देखेंगे तो ये जो है क्रस्टेशियस एवं अकशेरुकी होते हैं। अकशेरुकी मतलब जिनकी जो है कशेरुकी हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, वो जो नहीं होती है उनको अकशेरुकी कहते हैं। या उनको उसमें जो है क्रस्टेशियस पाए जाते हैं और अकशेरुकी पाए जाते हैं। आकार में 1 mm से कई मीटर तक हो सकते हैं। तो 1 mm से शुरू होते हैं और कई मीटर तक लंबे ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो जंतु प्लावक होते हैं। और ये जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक कौन था? प्राथमिक उत्पादक जो ऊपर हमने देखा था फाइटोप्लैंक्टन, लिखना मैं भूल गया था, यहाँ पे जो है ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। लिखा है कि अपना ये स्वपोषी होते हैं, ये जो है ये स्वपोषी होते हैं, मतलब कि ये प्राइमरी उत्पादक हैं। ये उत्पादक, ये प्राइमरी उत्पादक है यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी उत्पादक है ये फाइटोप्लैंक्टन। और प्राइमरी उपभोक्ता कौन है? तो जंतु प्लावक या जू प्लैंक्टन जो होते हैं, इसमें क्रस्टेशियस भी आते हैं और अकशेरुकी भी आते हैं। ये आकार में क्या होते हैं? ये आकार में छोटे होते हैं, आकार में 1 mm से कई मीटर तक हो सकते हैं। और ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी या अवसाद पोषित हो सकते हैं। अवसाद पोषित मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, कोई खाता है जीव जंतु, वेस्ट मटेरियल अपना जब निकालता है उसमें भी फीड करने वाले कुछ जो है जीव जंतु होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, याद रखेंगे। कुछ जंतु प्लावक अपने जीवन चक्र में कुछ समय प्लैंक्टन होते हैं। तो कुछ जो होते हैं कि कुछ समय तक वो प्लैंक्टन रहेंगे, मतलब पेड़ पौधे की तरह रहेंगे, फिर बाद में वो जंतु में विकास हो जाता है उनका, ठीक है। तो कुछ जो पादप होते हैं या कुछ प्लावक अपने जीवन चक्र में कुछ समय तक लिए प्लैंक्टन होते हैं, ठीक है, प्लैंक्टन होते हैं। अब बड़े होने पे क्या हो जाते हैं, तो नेक्टन हो जाते हैं, नेक्टन। तथा बाद में वो बेंथस बेंथस समूह में आ जाते हैं, जिसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पर कोपपाड एक तरह का ऐसा जीव है जो पहले प्लैंक्टन होता है या प्लवक होता है, बाद में बड़ा होता है तो नेक्टन बन जाता है, और उसके बाद में वो बेंथस बन जाता है, बेंथस समूह में आ जाता है। तो इस समूह को नेक्टन और बेंथस को भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अगला है कि नेक्टन समूह क्या होते हैं। जो भी उदाहरण हमने देखा था उसमें नेक्टन क्या होते हैं, नेक्टन समुदाय सागरीय गहराई में स्वतंत्र रूप से धारा के विपरीत
तैरने वाले बृहद आकार के शक्तिशाली जंतुओं का समूह होता है, जिसमें अधिकांश कशेरुकी होते हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां वगैरह आती हैं, जो कि जब जो चलती है, जलधारा चलती है, उसके अपोजिट साइड में भी वो तैरने में माहिर होते हैं। उनको हम नेक्टन कहते हैं। तो सागरीय गहराई में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, ठीक है, जो धारा के विपरीत भी तैर सकते हैं और शक्तिशाली होते हैं। और अधिकांश इसमें कशेरुकी होते हैं, जिसमें हम देखेंगे तो हेरिंग है, ठीक है, स्क्वर्ट्स है, स्क्वर्ट्स पैलेजिक है, सील है, व्हेल है, डॉल्फिन है, समुद्री गाय है, ठीक है, और परभक्षी वगैरह जो इसमें आते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो है आप समझें कि बड़ी जो जीव जंतु आते हैं समुद्र में, जितनी भी आप देख सकते हैं जो बड़े जीव जंतु मछली हैं, ठीक है, और जो ये इसको क्या कहते हैं, समुद्री गाय को डुगांग कहते हैं, डुगांग भी आता है इसमें, और कुछ परभक्षी भी इसमें आते हैं। तो ये नेक्टन समुदाय में आते हैं, मतलब मछली वगैरह आती है, बड़ी चीजें आती हैं इसमें। बेंथिक समुदाय क्या होते हैं, तो इसमें सागर तल के समीप रहने वाले पादप एवं जंतु पाए जाते हैं। मतलब सागर की गहराई में जो तल होता है, तली होता है, ठीक है, जैसे तालाब में आप घुसते हैं तो आपको जहाँ पैर आपका पड़ता है, तालाब में घुस के आप बीच में चले गए तो बहुत गहरा तालाब नहीं है, तो आपका जो पैर है वो जमीन पर टच होता है, तो पैर के आसपास रहने वाले, ठीक है, पैर के आसपास रहने वाले जो जीव होते हैं उनको बेंथिक समुदाय कहा जाता है। इसमें सागर तल के समीप रहने वाले जंतु पाए जाते हैं। इसमें सागरी शैवाल आते हैं, ईल घास आती है, कछुआ घास आती है और अन्य पादप इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आगे उदाहरण के तौर पे कौन से जंतु आते हैं इसमें, तो सागरी शैवाल में क्या क्या आएंगे इसमें, तो शैवाल कुछ आएंगे, डेल घास आएगी, कछुआ घास आएगी और अन्य पादप इसमें आते हैं। और जंतु में देखेंगे तो बाइबेब आता है, मोलस्क आता है, सीपी आती है जिसको घोंगा वगैरह कहते हैं, घोंगा वगैरह। देखो घोंगा जो है जमीन पे रेंगते रहते हैं, धीरे धीरे रेंगते रहते हैं, साफ पानी है। अगर आपके यहाँ ज्यादा कीटनाशक का यूज नहीं हुआ है तो आपके यहाँ घोंगा प्रजाति आज भी पाई जाएगी, ठीक है। तो मोलस्क है, सीपी है, अपस्टर है, शार्क झील है और बाइबर फिश है, स्क्विड है और ऑक्टोपस वगैरह जो होते हैं वो पाए इसमें जाते हैं, ठीक है। तो बेंथस समुदाय में ये चीजें आती हैं। इसमें भी एक जो है कठोर खोल वाली प्रजातियां अधिकतर बेंथस समुदाय के होते हैं, जिनकी जो पीठ कठोर होती है, ठीक है, मजबूत पीठ वाले होते हैं, वो ज्यादा बेंथस समुदाय में पाया जाता है, ठीक है। तो कठोर खोल वाले एक पॉइंट इसमें भी है बेंथिक समुदाय में, कि वो कठोर खोल वाली प्रजातियां अधिकतर बेंथस समुदाय में पाया जाता है, जहाँ बैक्टीरिया एवं सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। जो हाइड्रोथर्मल बेंट या बेसाल्टिक लावा उत्पन्न वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको कहते हैं, पूछ सकता है यूपीएससी वगैरह में से पूछता है कि हाइड्रोथर्मल बेंट क्या होता है। तो ये बेसाल्टिक लावा से उत्पन्न होने वाला जो क्षेत्र होता है, जो समुद्री जो ज्वालामुखी फटती है, समुद्र में जब ज्वालामुखी फटता है तो वहां से बेसाल्ट निकलता है, बेसाल्टिक जो लावा निकलता है, उस क्षेत्र को हम हाइड्रोथर्मल बेंट कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोथर्मल बेंट कहा जाता है। पर जो है खाद्य श्रृंखला का रासायनिक संश्लेषण ये करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जो हाइड्रोथर्मल बेंट होता है पर घास के श्रृंखला का जो है रासायनिक संश्लेषण करता है कौन, तो ये बेंथिक समुदाय, ठीक है, बेंथिक समुदाय ऐसा करता है, ठीक है। तो ये जो था हमने डेफिनेशन देखा था कि बेंथिक समुदाय क्या होता है, नेक्टन क्या होते हैं और जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो सब क्या होते हैं, उनके उदाहरण भी देखें। अगर समझ में नहीं होगा तो पीछे भी रिवाइंड करके बार बार बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे इसी में का प्रवाल वित्ती। प्रवाल वित्ती से लगातार क्वेश्चन जो है पूछता आता है, पीसीएस के एग्जाम में, लोअर पीसीएस में तो पूछेगा ही, सब में पूछता है इससे, ठीक है। प्रवाल वित्ती क्या होती है, या कोरल रीफ इकोसिस्टम जो होता है वो क्या है। तो प्रवाल जो है जीवित प्राणी है, ठीक है। तो प्रवाल को समझने से पहले समझते हैं कि समुद्र में भी क्या होता है। जैसे स्थल पे जैसे पर्वत पहाड़ और मैदान देखते हैं, उसी तरीके से जो समुद्र का तल होता है, जो गहराई होती है, समुद्र के तल पे भी पहाड़ होता है, पर्वत होता है, ठीक है, और समतल मैदान भी होता है और पठार भी होता है, ठीक है, क्योंकि अंदर भी ज्वालामुखी फटता है। जो ज्वालामुखी फट के अगर ऊपर चला आता है जैसे, तो उसको हमको जब दिखता है तो हम कहते हैं कि समुद्र में ज्वालामुखी फटा था। मगर कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो कि ऊपर आने से पहले ही वो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, नीचे जो है समुद्री तल में फटे और ऊपर आते आते ही वो बीच में ठंडे हो जाते हैं। तो क्या होता है, उनका जो है समुद्री पहाड़ बन जाता है, ठीक है, समुद्री पहाड़ बन गया और समुद्री जो है पठार बन गया, ये सब चीजें बन जाती हैं। तो प्रवाल विधि की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है समुद्रों में या महासागरों में
इसको एक बेस चाहिए, ठीक है, पर्वत हो सकता है, पहाड़ी हो सकती है, उसको बेस एक चाहिए, उसी बेस पे जो है ये धीरे धीरे अपने ये जो प्रवाल होते हैं इकट्ठा होते हैं और एक द्वीप का जो है रूप ले लेते हैं, ठीक है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। तो ये पहला कंडीशन इनकी है कि इनको एक आधार चाहिए समुद्र में बनने के लिए, ठीक है। तो प्रवाल भित्ति क्या होती है? तो प्रवाल जो होता है एक जीव होता है, ठीक है, एक जीवित जीव होता है। वो जो है एक दूसरे के साथ एक और जंतु होता है, एक और जो प्रजाति होती है उसके साथ वो मिलकर एक जो है म्यूचुअलिज्म या कह सकते हैं सह अस्तित्व का जो है एक सिस्टम बनाता है, जिसमें दोनों लोग अच्छे से निवास कर सके। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो प्रवाल के जो जीवित प्राणी होता है, प्रवाल जो होता है जीवित प्राणी होता है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। तो पॉलिप जो होता है प्रवाल में एक जो चीज है वो पॉलिप होता है। पॉलिप क्या है? तो जीवित जीव है, जीवित जीव, ठीक है, जीव है जो अपने द्वारा बनाए गए कठोर खोल में रहता है। तो जो पॉलिप होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो बेंथिक समुदाय की जो प्रॉपर्टी थी वही इसमें पॉलिप वाले में होती है। क्या होती है कि ये जो होता है कठोर खोल वाले प्रजाति है, इसकी जो खोल होती है बहुत कठोर होती है, और जो क्या है जब मरते हैं तो एक ही जगह डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे इस समुदाय में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मृत्यु होगी या फिर वो लोग जीवित भी रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के एक जो है विशाल जो है द्वीप बना देते हैं लोग, ठीक है। तो कठोर खोल वाले होते हैं। यह पॉलिप जू जैंथले नामक शैवाल के साथ सह-उपयोगी या सिम्बोटिक, हम म्यूचुअलिज्म कह दिए थे, ये सिम्बोटिक रिलेशन है, सॉरी वो गलती हो गई थी। इस सहोपकारिता जो है इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, उसमें रहता है। यही शैवाल इन्हें रंग प्रदान करते हैं। तो जो जो प्रवाल होते हैं वो ये पॉलिप होता है। पॉलिप एक सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। तो पॉलिप क्या है? एक जीवित जीव है जिसपे कठोर खोल है। वो क्या करता है कि सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है या सहोपकारिता जो है रिलेशन बनाता है किसके साथ? तो जू जैंथले नाम का एक शैवाल होता है, ठीक है, जू जैंथले नाम का शैवाल होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रवाल का आप रंग देखते हैं, जैसे आप देखेंगे वीडियोग्राफी वगैरह में, अंडमान निकोबार में जो घूमने जाता है, वीडियोग्राफी जो देखता है तो कहता है कि कितना अच्छा शैवाल है। तो शैवाल कितना अच्छा जो है कोरल है। तो कोरल में दो चीजें हैं, एक तो ये जो है आपका पॉलिप है, जीवित जीव है, दूसरा जो है ये जू जैंथले नामक शैवाल है जो उसको कलर देता है, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था भी देता है ये। आगे हम लोग देखेंगे। तो यह पॉलिप जू जैंथले नामक शैवाल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है और यही शैवाल इन्हें रंग प्रदान करता है। किसको? तो पॉलिप को या कोरल को, ठीक है। इसकी उत्पादकता एवं जैव विविधता अधिक होने के कारण इसे महासागरीय वर्षा वन भी कहते हैं। तब जो ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है कि ये जब एक समुदाय में या ग्रुप में रहते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। जो जीव जंतु जो होते हैं इन पर निर्भर होते हैं समुद्री जीव जंतु। तो इसको क्या कहते हैं? हम महासागरीय वर्षा वन कहते हैं। जैसे स्थलीय वर्षा वन हमने देखा था कितना डाइवर्सिटी वाला होता है, कितने पेड़ पौधे होते हैं, कितने लोग वहाँ पे, कितने जीव जंतु वहाँ पे निर्भर होते हैं, उसी तरीके से ये है महासागरीय वर्षा वन इसको कह सकते हैं। किसको? तो प्रवाल भित्ति को, ठीक है। अगला है इसमें कि जू जैंथले प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। तो जू जैंथले क्या था? तो एक शैवाल था, देखे थे हम लोग, तो शैवाल था ये, जू जैंथले था, शैवाल, शैवाल था। तो शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है। तथा जो कोरल पॉलिप होता है, जो पॉलिप जीव था जिसकी खोल थी, वो क्या कहता है? भोजन की आवश्यकता को पूरा करता है। किससे? तो ये जू जंथले से भोजन की आवश्यकता को पूरा करता है, जिसके बदले ये क्या देता है? कोरल क्या देता है जू जंथले को? तो रहने का आश्रय देता है। तो उसको कोरल पॉलिप रहने का स्थान एवं सुरक्षा देता है, ठीक है। तो पॉलिप क्या करता है? उसकी खोल मजबूत होती है तो उसमें जो है जू जंथले को रहने के लिए जगह देता है। और जू जंथले क्या करता है? दो चीज देता है, एक तो कोरल को या पॉलिप को कलर देता है, मतलब रंग देता है उसको, दूसरा उसको खाना देता है। और पॉलिप क्या करता है? कोरल पॉलिप क्या करता है? रहने की जगह देता है और सुरक्षा देता है उसको, ठीक है। कोरल मुख्यतः जो होता है उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, जो बहुत ही संवेदनशील जीव है। तो कोरल जो मुख्यतः देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय जो महासागरीय क्षेत्र होता है, जिसमें 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ये अधिकतम पाया जाता है, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में ही पाया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और कहीं कहीं देखा गया कि 30 डिग्री के आसपास भी पाया जा सकता है ऊपर नीचे, ठीक है, साउथ में और नॉर्थ में। तो क्या होता है? तो कोरल रीफ जो होता है उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाता है, जो बहुत ही संवेदनशील जीव है। इसकी मृत्यु के उपरांत दूसरे पॉलिप इसकी खोल के ऊपर अपना खोल बनाने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बता रहे हैं ना कि मृत्यु जब होती है इनकी
तो उसके ऊपर दूसरा पॉलिप आ जाता है, उसको बैठ के उसकी उसकी खोल पे बनाया गया, खोल बढ़ते 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 बहुत विशाल आकार ले लेती है। ठीक है, तो ये जो है आपने देख समझा इसको कि पॉलिप और जूट एंथेले कैसे एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक रिलेशन बना के एक दूसरे का सहयोग करके किस तरीके से एक बहुत बड़ा वर्षावन, महासागरीय वर्षावन को बना दे रहे हैं। तो समुदाय में रहने वाले लोग अगर आपस में मिलकर कुछ काम करते हैं तो इस तरह का जो है नेचर द्वारा उनका और सहयोग मिलता है और बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी बना देते हैं, जैव विविधता वाला क्षेत्र बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ह्यूमन पे भी लागू है, तो समुद्री जीव है, ह्यूमन पे भी ऐसा ही लागू है कि सह अस्तित्व बना के रहने वाले लोग ज्यादा जो है डेवलप करते हैं। तो अगला इसमें कि यह क्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। कौन सी क्रिया? कि जब कोई पॉलिप मर रहा है उसके ऊपर जो है दूसरा पॉलिप आके अपना रहने लगता है, फिर वो मरता है तो उसके ऊपर दूसरा पॉलिप आके और रहने लगते हैं। तो ये क्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, जिससे एक विस्तृत भित्ति निर्मित होती है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका डेवलप होता रहता है और लास्ट में एक बड़ी भित्ति बनती है जिसको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो प्रवाल भित्ति कैसे बना? तो देख लीजिए, यहाँ से आके प्रवाल भित्ति आ गया। ठीक है, लगातार हम लोग प्रवाल भित्ति करते रहते हैं। और प्रवाल भित्ति का असली जो है जनरेशन कैसे हुआ है? तो बहुत लंबी प्रक्रिया है इसमें। जूज एंथले और पॉलिप की बीच के सिम्बियोटिक रिलेशन होते होते जब जूज एंथले मरता है तो दूसरा जूज एंथले आके, सॉरी, जब जब पॉलिप मरता है या खोल वाला जंतु मरता है तो दूसरी खोल वाला जंतु जो आता है उस पर रहने लगता है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें बहुत लंबे समय तक अगर चलती हैं तो इसी तरह से एक विस्तृत भित्ति का निर्माण होता है जिसको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो प्रवाल के विकास की दशाएं क्या होती हैं? तो प्रवाल कैसे डेवलप होता है, उसके लिए क्या दशाएं हैं? यूपीएससी में और यूपीपीएससी कई जगह जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या क्या दशाएं इसकी होती हैं। तो प्रवाल के विकास की जो दशाएं होती हैं उसमें पहली दशा है उष्ण महासागरीय। ठीक है, उष्ण महासागर, गर्म महासागर होना चाहिए। ठीक है, उष्ण महासागर होना चाहिए जिसका तापमान जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ठीक है, तो 20 से लेके 32 के बीच में इसका जो है टेम्परेचर होना चाहिए और उसकी गहराई जो है 60 से 70 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 60 से 70 मीटर जहां सूर्य एवं पर्याप्त जो है ऑक्सीजन उपलब्ध हो वहीं पे जीवित रहते हैं। इसकी लवणता जो है एवरेज कितनी होनी चाहिए? तो 27 से लेकर 40 पार्ट पर ट्रिलियन होनी चाहिए या 1000 होनी चाहिए, पार्ट पर 1000 होना चाहिए। ठीक है, तो लवणता जो है एवरेज इसकी 27 से लेकर 40 पार्ट पर 1000 होनी चाहिए। और सागरी तरंगे प्रवाल हेतु खाना लाती हैं, तो सागर वहां पे जो है ज्वार भी आना चाहिए कि ज्वार भाटा भी आए। ठीक है, तो ज्वार जब आती है तो सागरी जो तरंगे जो प्रवाल जो होते हैं, प्रवाल को खाने के लिए तो डिपेंड होना पड़ता है किस पे? तो जूज एंथेले शैवाल पे। और दूसरा जो है शैवाल जो है कैसे डेवलप होगा? तो उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो वहां से सागरी तरंगे न्यूट्रिशन लेके आती हैं। ठीक है, तो खाना ये मिलता है सागरी तरंगों से। और एक आधार आवश्यक है। एक आधार मतलब जैसे सागरी तल मानते हैं, सागर का तल है नीचे जहाँ पे पैर आप रख सकते हैं अगर जाते हैं तो सागर में घूमने। फिर यहाँ पे एक पहाड़ बनेगा। ठीक है, या पर जैसे पठार बन गया या फिर ये जो बीच वाला क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, मान लीजिए मैदानी क्षेत्र बन गया। तो इस तरह का आधार इसको चाहिए कि इसी पे जो है पॉलिप डेवलप होते हैं, यहाँ पे पॉलिप डेवलप होने लगेंगे या इस पे पॉलिप डेवलप होंगे। ठीक है, इस तरह से पॉलिप जो है यहाँ पे डेवलप होने लगेंगे। तो पर्वत या आधार को चाहिए उसको। तो नीचे वाला है कि एक आधार आवश्यक है जहाँ जलीय पर्वत या पठार हो, जैसे जलीय पर्वत या पठार हो उस पे जो है ये लोग बनते हैं। ठीक है, तब टाइप ऑफ जो रीफ होता है, कोरल रीफ जो होता है, उसकी क्या क्या टाइप है उसको हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के कोरल रीफ होते हैं। तो कोरल के विकास के लिए या प्रवाल के विकास के लिए ये दशाएं आवश्यक है, ये जो दशाएं दी गई है ये आवश्यक है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें टाइप क्या है। बार बार पूछा टाइप में, टाइप ऑफ रीफ जो होता है क्या किस तरह के जो रीफ बनते हैं। तो पहले देखिए क्या है, तो पहले वॉल्केनिक आइलैंड बना है। देखिए इस पे कुछ नहीं है, ये पहला तो यहाँ पे देखिए तो ये वॉल्केनिक आइलैंड है। इस पे देखिए कुछ भी नहीं है, एक सिंपल जो है एक ज्वालामुखी फटा और एक जो है आइलैंड बन गया, पानी में ही एक आइलैंड बना या पानी में एक जो है आधार बन गया। ठीक है, ये पहला। अब क्या हो गया, अब जो है इस पे धीरे धीरे कोरल आके डिपॉजिट होने लगे, कोरल जो है आके यहाँ डिपॉजिट होने लगे। ठीक है, ये पीले कलर में दिखाया गया कोरल है, तो कोरल डिपॉजिट होने लगे धीरे धीरे। यहाँ देखिए पहले कोरल डिपॉजिट हुआ किस तरीके से, इस रूप में डिपॉजिट हो रहा है इस तरह के। ये जो पीला वाला है पूरा कोरल है, इधर भी पूरा एक कोरल है। तो जब इस तरह का जो ये बीच वाला भाग उठा हुआ है ऊपर, ठीक है, और उसके अगल बगल जब कोरल इसमें आता है तो उसको तटीय प्रवाल कहते हैं। तो तट पे बना है, देखिए तट पे बना है तो इसको तटीय प्रवाल कहते हैं या इसको फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं या तटीय प्रवाल। तो पहला टाइप का क्या है, तो पहला टाइप है इसमें
तटीय प्रवाल या फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। तो देखिए कैसे बना है ये, यहाँ पे और यहाँ पीला पीला वाला जो है प्रवाल है, उस तरह से बना है। दूसरा अवरोधक प्रवाल। अवरोधक प्रवाल क्या होता है? बैरियर रीफ जिसको कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये जो है बैरियर रीफ किस तरह से बना है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से प्रवाल था, यहाँ इसके जड़ से प्रवाल शुरू हो रहा है, यहाँ से इस आइलैंड के जल से प्रवाल शुरू हो रहा है, और ये देखिए बाहर यहाँ निकल गया है, ये खुद ही एक छोटा सा आइलैंड बना दिया है यहाँ पे। ये पानी के बाद ये जो नीला नीला है, ये पानी है, ठीक है। ये नीला नीला जो है वो पानी है, ब्लू कलर का, उसके पानी के ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ है, यहाँ से देखते हैं, ये पानी के ऊपर जो है यहाँ देखिए निकला हुआ है। तो ये खुद ही एक तरह का जो है बना दिया है आइलैंड, और ये बीच में एक आइलैंड है ही, ठीक। तो इसको बैरियर रीफ कैसे कहते हैं, तो देखिए कैसे क्या हो गया यहाँ पे। तो ये बैरियर कौन क्रिएट कर रहा है, तो बैरियर यहाँ पे देखिए बैरियर बन गया यहाँ पे, ये बाहर निकल के इधर के पानी को इधर आने से रोक दिया, और बीच में देखिए झील टाइप का बन गया, ये बीच में झील बन गया है, ठीक है। तो इसको ही हम कहते हैं बैरियर रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो बैरियर रीफ किस तरह से बना, या और उदक प्रवाल कैसे बना, तो यहाँ से बेस से शुरू हुआ ये प्रवाल, और खुद जो है इसको डेवलप कर लिया। ठीक है, क्या हो गया है? कहाँ चला गया भाई? ठीक है, तो ये चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कैसे रीफ बना है। तो दूसरा है एटॉल, एटॉल या वलयाकार प्रवाल, ठीक है। तो एटॉल या वलयाकार प्रवाल में देखेंगे आप, तो इस तरह का बना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो किस तरह से बना है प्रवाल, ये प्रवाल, तो ये प्रवाल है देखिए। तो ये जो इसका बेस जो है कितना छोटा है, पानी के अंदर ही है, इस पे जो बना है, और ये देखिए कितना बड़ा झील बना दिया है, तो चंद्राकार का झील बना दिया है, इसको कहते हैं एटॉल। ये एटॉल या वलयाकार प्रवाल एक जो है ये बन गया है, या बराबर वलयाकार जो है झील बन गई है इसमें। तो ये देखेंगे लैगून इसको कहते हैं, तो ये जो है लैगून या झील कहते हैं। तो देखिए, तो ये जो है किस तरह से दिख रहा है, तो इसका जो है हम ऊपर से व्यू देखेंगे, जैसे मान लीजिए बन गया है, तो जैसे सर के ऊपर से व्यू अगर देखते हैं, जैसे ड्रोन वगैरह से देखा जाता है, तो पहले तो बालकनी की जो इलेक्शन हुआ है, तो आइलैंड इस तरह का बनेगा, दिखेगा हमको, ठीक है। जब ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद जो है जब ये बन जाएगा, ये कोरल रीफ बन जाएगा, तो इस तरह का हमको दिखेगा वो, ठीक। इसके बीच में देखिए झील बन गई है जो बगल बगल, तो अवरोधक झील, ये जो अवरोध बना दिया है सब, तो अवरोधक झील बन गई है, ठीक। इसमें देखिए लैगून बना दिया, किस तरह से ऊपर देखेंगे तो ये जो है लैगून बना है, इस तरह का व्यू है। और ये जो है ये वाला व्यू है, देखिए इसमें देखिए बीच में जो है ये है, ये वाला भाग जो बीच वाला है, और उसमें भी जो ये वाला भाग है, इसके अंदर ये वाला भाग है जो ये है, ठीक है। हरा वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग है, और इसमें हरा वाला ये देखिए, इसमें ये डूबा हुआ है परवाल के ऊपर, तो हरा इसमें दिखाई नहीं रहा है, इसमें ब्लू है। तो उसमें पूरी लैगून दिखा रही है, इसको एटॉल कहते हैं, तो पूरा लैगून दिखा रहा है। इसमें देखिए बीच में जो है हरा हरा आ जा रहा है, इसका मतलब कि ये वाला भाग जो है इसमें हरा है, ठीक है, ये वाला। और इसमें क्या है, तो ये जो देखिए ये भाग है जो हरा वाला, ये पूरा बड़ा वाला है, इसके अगल बगल देखिए ये जो है झील बनी है, ठीक है। तो ये रीफ बनी है। तो उदाहरण में देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जो है इस तरह रीफ है। कौन सी रीफ है, तो फ्रिंजिंग रीफ है। तो फ्रिंजिंग रीफ क्या है, तो इसका उदाहरण है मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जो भारत में ही है। और इसमें है बैरियर रीफ में क्या है, तो लैगून है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका उदाहरण नीचे हम लोग देखेंगे, और ये इसके समूह को फेरोज कहा जाता है। तो इस तरह का जब लैगून बनता है तो इसको फेरोज कहा जाता है, इसे समूह को फेरोज। अगर समूह में बन गया है कई जगह, इस पे एक जगह है जहाँ पे ढेर सारे इस तरह की चीजें बनी हैं, या एटॉल बना हुआ है, तो इस एटॉल के समूह के फेरोज कहा जाता है, ठीक है। अगला इसमें देखेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए इसका कुछ लिखा गया है। तो इसके जो है ये जो आपका बैरियर रीफ है, इसमें देखेंगे तो अंडमान निकोबार में और पाक की खाड़ी में और फ्लोरिडा में जो है पाया जाता है।
कौन सा पाया जाता है उदाहरण में, तो फ्रिंजिंग रीफ जो है मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, फिर अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी और फ्लोरिडा में ये सब पाया जाता है। ठीक है, अगला है इसमें देखेंगे हम, तो क्या है अगला, तो अगला इसमें देखिए, तो इसमें है इसका जो फ्रिंजिंग रीफ है, तो ये महाद्वीपों द्वारा, महाद्वीपों या द्वीपों के किनारे, ठीक है, ये महाद्वीपों या द्वीपों के किनारे अंतः सागरीय चबूतरे पर के ऊपर निर्मित होते हैं। तो जो फ्रिंजिंग रीफ जो पहला हमने देखा था टाइप, उसका जो लिख रहा है ये कि महाद्वीपों या द्वीपों के किनारे अंतः सागरीय चबूतरे पर होते हैं, ये मंद ढाल पर बढ़ते हैं, जिसके फलस्वरूप ये प्रवाल का संरचना उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, तो ये ढाल पे जैसे देखे थे हम लोग, ये ढाल पे हो रहे हैं, ये देखिए ढाल पे बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें उबड़ खाबड़ संरचना जो है इसकी पाई जाती है। अक्सर ये स्थलीय भाग से सटे होते हैं, अक्सर इस स्थलीय भाग से सटी होती है, स्थल का जो भाग होता है सटा होता है उससे, परंतु जब इसमें अंतराल हो जाता है तो छोटे लैगून बनते हैं। ठीक है, जिसके बीच में मान लीजिए कि ये मान लीजिए महाद्वीप है और रीफ यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बैरियर रीफ जो यहाँ बनते हैं इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो छोटा लैगून बनता है, तो इसी वाले क्षेत्र में जो पानी भर जाता है उसी को कह रहा है, जिन्हें बोट चैनल कहा जाता है। तो इसको बोट चैनल भी कहा जा सकता है, जहाँ पे बोट जो है या नाव जो है जा सके। अगला जो है इसमें आप देखेंगे तो बैरियर रीफ है, तो बैरियर रीफ का उदाहरण जो है ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, 200 किलोमीटर लंबी है, तो ऑस्ट्रेलिया में, तो सागरीय तट से कुछ दूर निर्माण होता है इसका। तो बैरियर रीफ देखिए सागरीय जो तट है, तो इस आइलैंड के सागरीय तट जो है इसके दूर जो है कुछ निर्माण होता है इसका, सागरीय तट से कुछ दूर निर्मित होता है, किंतु तट के समानांतर होते हैं ये, और ये सभी से लंबी, चौड़ी और विस्तृत ऊंची होती है, और जगह जगह पर टूटी होती है, जिससे इसका जो संबंध हमेशा खुले सागर से बना रहता है। तो खुले सागर से हमेशा जो है संबंध इसका बना रहता है ग्रेट बैरियर रीफ या बैरियर रीफ का। ठीक है, हम इसमें देखेंगे एटॉल में, तो एटॉल क्या है, प्रायः द्वीप जो है जलमग्न होता है, जैसा ऊपर हमने देखा था। अब पठार के चारों ओर जो होता है पानी होता है, वलयाकार रूप में होता है, जिसको घोड़े की नाल या अंडाकार रूप में भी हम उसको कहते हैं। इसके मध्य जो है लैगून पाया जाता है, और इसके ऊपरी सतह पर ताड़ वृक्ष भी देखे जाते हैं। तो इसके ऊपरी सतह पे देखेंगे तो यहाँ पे ताड़ भी इसमें उगते हैं, यहाँ पे देखेंगे ताड़ भी उगे रहेंगे, यहाँ पे ताड़ के पेड़ पौधे यहाँ पे उगे रहते हैं। तो वही कह रहा है वृक्ष पाए जा सकते हैं, जिसमें अब फिजी अटॉल है, एलिस द्वीप पर एटॉल है, फूला फूटी द्वीप पर भी एटॉल है, और लक्षद्वीप में भी एटॉल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा तीन तरह का जो हमने देखा था, कोरल रीफ तीन तरह के होती हैं। पहला देखा था उसने फ्रिंजिंग रीफ या जिसको कहते हैं तटीय प्रवाल, दूसरा बैरियर रीफ जिसको अवरोधक प्रवाल कहते हैं, और एटॉल है जिसको वलयाकार प्रवाल या एटॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, तो क्या देखा हमने, तो प्रवाल के प्रकार हमने देख लिया है। ठीक है, प्रवाल में देखा था बायोडायवर्सिटी सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सागरीय वर्षा वन कहते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या क्या जो चीजें हैं जो प्रवाल भित्ति को प्रभावित करते हैं, तो उसमें पहला है प्रवाल भित्ति को प्रभावित करने वाले कारक में प्रवाल भित्ति समझा, उसके प्रकार समझा, किस तरह से डेवलप होते हैं सबने हमने समझ लिया। अब उसको क्या क्या प्रभावित करते हैं, कैसे उनको नुकसान पहुंचता है, तो दो तरीके से नुकसान पहुंचता है उसको, एक प्राकृतिक तौर से और दूसरा मानव तौर से। तो प्राकृतिक तौर पर कैसे होता है, तो सागरीय अम्लता जब बढ़ जाती है, ठीक है, तब दिक्कत होती है। एल नीनो अगर आती है तब दिक्कत होता है, हरिकेन आता है, तूफान आता है, तो तोड़ता फोड़ता चला जाता है उसको। बीमारियां लग गई हैं मान लीजिए परवाल को, तो वहां समस्या हो जाती है। परवाल के खोल वाले जो को खाने वाले जो समुदाय हैं, जो परवाल को खाने वाले समुदाय हैं, उनकी अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो परवालों का जो है नाश हो जाता है। दूसरा कारण मानव जनित कारण है, तो मानव को किस तरह से नुकसान कर रहा है, तो पर्यटन करता है, वहां प्रदूषण फैलाता है, समुद्री प्रदूषण को फैला रहा है, तो पर्यटन जब बढ़ेगा समुद्री समुद्री जो है प्रदूषण बढ़ेगा। दूसरा नौका परिवहन, तो जो नाव का परिवहन होता है, उसको नाव के अंदर देखेंगे तो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, जो छोटे छोटे परवालों को काट पीट के दुरुस्त कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं उनको। ठीक है, अगला है इसमें कि बहुत ज्यादा खनिज वगैरह पाया जाता है इसमें, तो उसमें कोरल में खनन भी होना शुरू हो गया है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग, जो मानव जनित है, मानव जनित जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग एग्री हरित प्रवाह जो होता है प्रभाव। ठीक है, पृथ्वी का जो गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये भी नुकसान करता है। मछुआरे जो होते हैं, जो मछली पकड़ने जाते हैं, वो भी जो नेट और जाल लिए रहते हैं, उसमें भी काफी जो है नुकसान पहुंचाते हैं इसको। ठीक है, कोरल को, तो ये जो है प्रभावित करने वाले कारक हो गए। ठीक।
अगला इसमें कॉन्सेप्ट आता है प्रवाल विरंजन। ठीक है, प्रवाल विरंजन आता है इसमें, या कोरल ब्लीचिंग जिसको कहते हैं, प्रवाल विरंजन। तो प्रवाल विरंजन क्या होता है? तो कोरल विरंजन कहाँ पे होता है? तो वो तो जो पॉलिप है उसके पास खोल है, वो सफेद है। रंग कहाँ से मिलता है उसको? तो रंग मिलता है शैवालों से। तो शैवालों का जब कलर चला जाता है, शैवाल जो मरने लगते हैं, तब क्या कहते हैं हम लोग, कोरल का जो है ब्लू विरंजन हो रहा है या ब्लीचिंग हो रही है। तो प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है प्रवाल पर निर्भर रंगीन जो शैवाल का पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभावों से प्रवालों के ऊपर प्रभावों से ऊपर से हट जाना। ठीक है, तो कोई निगेटिव प्रभाव, जैसे मान लिया प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया, शैवाल जो है नष्ट होने लगे, तो जो शैवाल नष्ट होंगे तो जो पॉलिप होंगे उसका कलर चला जाएगा। ठीक है, उनको खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, पूरी तरीके से इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। तो उसे कहते हैं प्रवाल विरंजन। तो प्रवाल पर निर्भर जो रंगीन शैवाल है और पर्यावरणीय घटकों में अगर बदलाव होता है या प्रदूषण होता है या उनके नकारात्मक प्रभावों से क्या होता है, प्रवाल के ऊपर से अगर वो शैवाल हट जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं, तो उसका श्वेत रंग दिखने लगता है। जैसे ही रंगीन जो शैवाल होते हैं वो प्रवालों के ऊपर से हटते हैं, तो उसका श्वेत रंग दिखने लगता है, वो सफेद दिखने लगता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग प्रवाल विरंजन, या कलर का उड़ जाना, प्रवालों का कलर खत्म हो जाना, उसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो जिसमें प्रवालों की सतह का वास्तविक श्वेत रंग दिखाई देने लगता है तथा भोजन आपूर्ति बाधित होती है। जैसे भोजन किससे मिल रहा है उनको? शैवालों से मिल रहा है। तो शैवाल हट जाएंगे तो भोजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। अंततः प्रवाल जो होते हैं मर जाते हैं, और इसी को ही हम प्रवाल विरंजन कहते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर तीव्र होने से प्रवाल ऊतकों में ऑक्सीकरण का स्तर बढ़ जाने के कारण भी प्रारंभ होती है। ठीक है, तो एक कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ज्यादा बढ़ जाने से भी होती है। ठीक है, इस बढ़ी हुई ऑक्सीजन को प्रति संतुलित करने के लिए प्रवाल जू जैंथले को शरीर से बाहर निकाल देता है। क्यों निकालता है? क्योंकि जो है ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है प्रवालों के ऊतकों में। ठीक है, क्योंकि जब जैसे सवाल जो है खाना बनाता है, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो खाना ज्यादा बनेगा, तो उसी पानी में जो है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा निकलने लगता है। ठीक है, तो जो क्योंकि जब खाना बनेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा ही, तो ऑक्सीजन जब निकलता है तो क्या होता है, प्रवालों के ऊतक में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है ये प्रक्रिया विरंजन वाली शुरू हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन का लेवल उसके बॉडी में बढ़ जाता है प्रवालों के, तो वो क्या करते हैं, जूज अंतले जो होता है उसको शरीर से अपने जो चिपकाए रहते हैं अपने से, उसको बाहर निकालने लगते हैं। तो बाहर जब निकालेंगे तो वो भी जो है क्या करता है, जूज अंतले अपने रंगीन क्लोरोफिल की मात्रा को कम कर देता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण कम हो। ठीक है, तो अब भाई अब बचना है उसको, जो जूज अंतले है उसको भी जीना है, तो वो क्या करता है कि अपने अंदर से वो क्या करेगा, क्लोरोफिल को कम कर देता है, क्लोरोफिल की मात्रा कम कर देता है, जिससे उसका कलर जो है जाने लगता है। ठीक है, तो समुद्री प्रतंत्र में प्रवाल जो है की स्टोन प्रजाति है, जिसके तीव्र विरंजन से सागर के विभिन्न जीव जंतुओं का जीवन पर खतरा बढ़ता है। तो की स्टोन प्रजाति के बारे में हमने पहले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में। क्या होता है की स्टोन प्रजाति? तो वैसी प्रजाति जिसके खत्म होने से पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है, उसको की स्टोन प्रजाति कहते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसी भी इकोसिस्टम में। जैसे समुद्री प्रवाल जो है काफी जो जीव जंतु होते हैं उनका जो है रहन सहन, खाना पीना, ठीक है, और जो है इसको सागरीय वर्षावन भी कहते हैं। तो काफी लोग इस पर निर्भर होते हैं, जीव जंतु। ठीक है, तो जैसे ही उसका विरंजन होता है तो की स्टोन प्रजाति है और पूरा जो इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, तो स्वस्थ प्रवाल जो होता है आपको पूरा रंगीन दिखेगा। ठीक है, हरा हरा दिख रहा है, देखिए यहाँ पूरा हरा दिख रहा है और चारों तरफ स्वस्थ है। प्रवाल एवं शैवाल परस्पर सहजीवी संबंध में रह रहे हैं। जब तनाव बढ़ता है तो देखिए क्या हो रहा है, जब तनाव बढ़ेगा तो ये कोरल रीफ जो है, आपका जो जो जूज अंतले है, इसमें शैवाल है, ये क्या होता है, धीरे धीरे अपना क्लोरोफिल कम करता है, या शैवाल जो है इसको बाहर निकाल देता है। जब बाहर निकाल देगा तो व्हाइट दिखने लगता है, अपना असली रूप में दिखने लगता है। तो तनावग्रस्त प्रवाल में देखिए हल्का हल्का हरा हरा है, मगर वो तनाव में है तो ये देखिए हल्का से सफेद होने लगा है ये। तनावग्रस्त प्रवाल, इस स्थिति में शैवाल प्रवाल से अलग होने लगता है, और विरंजित प्रवाल देखिए तो पूरा सफेद हो गया, प्रवाल पूरा सफेद हो गया। ठीक है, तो शैवाल के पृथक होने के पश्चात जो है प्रवाल विरंजन एवं सुभेद्य हो जाता है। ठीक है, अमृत प्रवाल जब देखेंगे तो देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, जो ये डंडी हल्दी निकली थी सफेद सफेद, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है और ये खत्म हो गया। ठीक है, मृत प्रवाल हो रहा है। ठीक है, ये है। तो ये जो हमने देखा, बार बार क्या पूछता है कि प्रवाल विरंजन क्या होता है, तो प्रवाल विरंजन कुछ नहीं है, ये जो है शैवालों के कलर का चला जाना। ठीक है, तो यही प्रवाल विरंजन होता है। ठीक, अब इसमें जो है
बैरियर द्वीप परितंत्र दिया है कि बैरियर रीफ परितंत्र या आइलैंड क्या होता है। तटरेखा परितंत्र जिसको हमने देखा था, जो शोर लाइन इकोसिस्टम में, उससे पहले हमने देखा था कितने प्रकार के जो होता है सागरीय इकोसिस्टम होता है। तो एक हमने देखा था बैरियर द्वीप परितंत्र, तो सागर में मृदा के अवसाद के जमाव के कारण इसका निर्माण होता है। और यह जलीय व स्थलीय परितंत्र के मध्य का क्षेत्र होता है, जलीय और स्थल के बीच में होता है ये। और यह परितंत्र जैव विविधता के प्रमुख स्रोत होता है। और बैरियर द्वीप सुनामी से तटीय क्षेत्र की रक्षा करती है। तो बैरियर जो रीफ है या बैरियर जो द्वीप है, वो क्या करता है, एक सुरक्षा का कवच का काम करता है। जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे दो लोग और खड़े हैं, तो कोई अगर हमको मारने के लिए आता है उधर से, तो पहले दो लोगों से लड़ेगा तब तो मेरे यहाँ आएगा। तो वही है जो बैरियर द्वीप होता है, महासागरीय तट पे सीधे जो है ज्वार भाटा या फिर सुनामी को या कोई तूफान आता है उसको जाने नहीं देता है, उसको स्लो कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो बैरियर द्वीप परितंत्र हो गया। तट रेखा परितंत्र या शोर लाइन इकोसिस्टम क्या होता है, तो यह अत्यधिक शोर लाइन मतलब होता है तट रेखा, जैसे महाद्वीप है ये, तो इसके जो तट का जो ये भाग है, इसका परितंत्र की बात कर रहा है। तो यह अत्यंत जैव विविधता वाला होता है। निम्न ज्वार या उच्च ज्वार के क्षेत्र के मध्य का पाया जाता है ये। और अंतर ज्वारीय परितंत्र भी इसको कहते हैं। इसमें स्प्रे जोन, निम्न टाइड जोन, मध्य टाइड जोन तथा उच्च टाइड जोन में इसको बांटा जाता है, ठीक है। तो ये पूरी बात है। और हम देखेंगे संक्रमणकालीन परितंत्र क्या होते हैं, तो इसमें भी ये देखेंगे तो ज्वार नदमुख जिसको एस्चुरी कहते हैं वो आते हैं, और उसमें मैग्रोव वन आते हैं, और आर्द्र भूमियां जो होती हैं संक्रमणकालीन परितंत्र आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो ज्वार नदमुख कैसे बनता है, तो जैसे ही पठारी नदियां जो होती हैं, पठार से जो नदियां चलती हैं और समुद्र से मिलती हैं, तो देखिए नदियां और समुद्र से मिलना, दोनों के बीच जो क्षेत्र होता है जहाँ पानी गिरता है, उसी को हम ज्वार नदमुख कहते हैं। इसलिए संक्रमणकालीन है, संक्रमण है इसमें स्थलीय नदियों का और समुद्री क्षेत्र का, ठीक है। तो इसीलिए इसको संक्रमणकालीन या संक्रमणकालीन परितंत्र कहते हैं, ठीक है, या ट्रांजिशन परितंत्र इकोसिस्टम कह सकते हैं इसको। अगला मैग्रोव, तो मैग्रोव भी देखेंगे तो स्थलीय क्षेत्र और सागरीय क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे मैग्रोव पनपते हैं। आर्द्र भूमि में भी ऐसी होती है, स्थलीय और जलीय क्षेत्र के बीच की जो जगह होती है उसको आर्द्र भूमि कहते हैं इसको, ठीक है। तो ज्वार नदमुख परितंत्र में देखेंगे आप तो क्या आएगा, तो ज्वार नदमुख एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। ज्वार नदमुख में नदियां डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। तो डेल्टा कौन नहीं बनाती है, तो हमारे क्षेत्र भारत में डेल्टा वही नहीं बनाती है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं नदियां। प्रायद्वीपीय पठार से जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां होती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो जो क्या है, जो नदियां डेल्टा नहीं बनाएंगी वो एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी क्या होता है, तो समुद्र तट में सीधे जाकर नदियां मिल जाती हैं, तो जो जहां मिलती हैं उसी क्षेत्र को एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। तो यह क्षेत्र होता है जहां नदियां एवं समुद्र दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसको एस्चुरी कहते हैं। और इस संक्रमण क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ नदियों एवं समुद्र दोनों के पोषक तत्वों की अधिकता होती है। एस्चुरी की दलदली भूमि और पौधे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों और प्रदूषकों को अवशोषित कर जल को स्वच्छ बनाते हैं, ठीक है। तो एस्चुरी की जो दलदली भूमि होती है और पौधे वहां पे जो होते हैं वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों और प्रदूषकों को अवशोषित करके उसको स्वच्छ जो है बनाती हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, स्वच्छ बनाते हैं, ठीक है। तो ज्वार नदमुख या एस्चुरी की समस्या क्या क्या है भाई, तो ज्वार नदमुख की समस्या किन क्षेत्रों में औद्योगिक कचरे एवं सीवेज का बहाव जो है जिसके कारण जो है इससे बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा है इसमें और सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण और अतिमत्स्य ओवर फिशिंग जो होता है भी ज्वार नदमुख या एस्चुरी की जो प्रमुख समस्या है, ठीक है। देखेंगे तो अवसादीकरण मतलब होता है जो गाद होता है, अवसाद होता है, वो जाके वहाँ जमा होने लगता है, तो इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ में वहाँ पे फिशिंग क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ओवर फिशिंग जब होने लगती है तो वहाँ का इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब होने लगता है, तो वो एक समस्या है, ठीक है। तो और क्या है, अपशिष्ट ज्यादा मात्रा में अगर देंगे तो नदियों में ज्यादा अपशिष्ट जाएगा, वेस्ट मटेरियल जाएंगे, जिसमें जो ये कत्ल वाले कारखाने होते हैं जिसमें भैंस और पशुओं को काटा जाता है, उसका जो ब्लड होता है वो, ठीक है। किसी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में का जो वेस्ट होता है वो जाता है, गन्ना बनाने वाली का जो गन्ना से जो चीनी वगैरह बनती है, चीनी मिल का जो वेस्ट होता है वो, चमड़ा फैक्ट्री से जो निकलता है वेस्ट, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो जैसे जो है वो एस्चुरी में जैसे जाएगा, नदियों द्वारा एस्चुरी में जैसे ही मिलेगा तो वहाँ पे एल्गी ब्लूम हो सकता है, ठीक है। एल्गल ब्लूम क्या होगा, तो शैवाल का प्रपुष्टन हो जाएगा, मतलब शैवाल अत्यधिक मात्रा में डेवलप हो जाएंगे वहाँ पे, और ऑक्सीजन लेवल को कम कर देंगे वहाँ पे, और अन्य जीव जंतु जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रवाल प्रपुष्टन हो सकता है, जिसको एल्गी ब्लूम कहते हैं वो हो सकता है, ठीक है। जब जो है पानी में उपस्थित
न्यूट्रिशन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो वहाँ पे शैवाल बनने लगते हैं और अधिक मात्रा में शैवाल बनते हैं, उसको एल्गी ब्लूम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला है आर्द्र भूमि परितंत्र या वेटलैंड इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो वेटलैंड इकोसिस्टम क्या होगा भाई, तो हम अभी देखेंगे, एक चीज रुकिए। ठीक है, अभी एक इसमें स्लाइड स्लाइड पता नहीं कहाँ चली गई, अभी आगे हो सकता है तो देखेंगे कि भारत में जो है कहाँ कहाँ हमको मैग्रो वो पाया जाता है, क्या कहते हैं, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो आगे स्लाइड में आएगा वो। तो हम लोग अब अगली जो टॉपिक है उसमें चल चल रहा है आर्द्र भूमि परितंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम परितंत्र पे चल रहा है। आर्द्र भूमि इंपॉर्टेंट है, ये वही टॉपिक है जिसमें हमने देखा था सागरी बायो में, जैसे यहाँ पे देखें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ इकोसिस्टम जो था, इसमें यही देख रहे थे हम लोग। खुला बायोम हमने देखा, खुला बायोम क्या होता है, प्रवाल भित्ति देख लिया हमने, बैरियर द्वीप परितंत्र देखा हमने अभी, अब तट रेखा परितंत्र भी देखा हमने। तो तट रेखा परितंत्र में ये देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, मैग्रोव, मैग्रोव भी इसमें आएगा, और इसमें आएगा आपका आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि भी देखेंगे। तो आर्द्र भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब आर्द्र भूमि में देखते हैं। तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो होता है दलदली, जिसको मार्श भूमि कहते हैं, दलदली, दलदल या मार्श, पंक भूमि जिसको फेन कहा जाता है, पीठ भूमि, स्थिर या गतिमान जल जो होता है वो आता है, ताजा लवणी जल भी इसमें शामिल होता है वेटलैंड में। तो वेटलैंड की परिभाषा में देखेंगे, दलदल आएगा, पंक भूमि या फेन वाली भूमि आएगी, पीठ भूमि आएगी, स्थिर या गतिमान जो जल होता है वो भी वेटलैंड में आता है, और ताजा लवणीय जल भी इसमें आता है। ठीक है, तो आर्द्र भूमियों का वर्गीकरण अगर करते हैं तो एक होता है समुद्र तटीय आर्द्र भूमि, अंतः स्थलीय आर्द्र भूमि, मानव निर्मित आर्द्र भूमि होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहला क्या है, तो आर्द्र भूमि, समुद्र तटीय आर्द्र भूमि में पहला प्रवाल भित्ति भी आर्द्र भूमि में आता है, लैगून या जो झील होती है वो भी, खाड़ी और जल डमरू ये भी आता है आर्द्र भूमि में, तट आता है आर्द्र भूमि में, मैग्रोव जो होता है वो भी आर्द्र भूमि में आता है। ठीक है, अंतः स्थलीय आर्द्र भूमि में अनूप या कक्ष वन आते हैं, डेल्टा आता है, झील या तालाब आता है, अंतः स्थलीय मतलब कि स्थल के अंदर ताजे जल के झरने जो होते हैं वो भी आर्द्र भूमि में आते हैं। मानव निर्मित में देखेंगे तालाब, छोटे जो टैंक होते हैं वो, नहरें, सिंचित कृषि भूमि, एक्वाकल्चर, अवशिष्ट पानी निवारक क्षेत्र जो होता है ये भी आर्द्र भूमि में आते हैं। ठीक है, तो आर्द्र भूमि ये सब है। ठीक, अगला है आर्द्र भूमि का हमने समझा टाइप आर्द्र भूमि क्या होती है। ठीक है, तो अनूप या कक्ष भूमि इसको कहते हैं, तो कक्ष में दलदली क्षेत्र भी आता है, प्रवाल भित्ति लैगून खाड़ी सब आर्द्र भूमि है। तो आर्द्र भूमि में ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, आर्द्र भूमि यही है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके संरक्षण में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। और कौन कौन सी आर्द्र भूमियों को प्रिजर्व किया गया है इसके अंदर में वो भी पूछता है। तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण का प्रयास या एफर्ट फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन, तो सबसे पहले जो होता है रामसर कन्वेंशन होता है 1971 ईस्वी में। तो रामसर सम्मेलन 1971 में होता है, जिसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं, और ये जो है ईरान में है। तो ईरान के शहर, ईरान के रामसर में 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए प्रयास चलता है, और यह समझौता वर्ष 1975 से लागू होता है, और 1982 में इस समझौते पर संधि पर हस्ताक्षर शुरू होना हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है इसको मानने वाले जो 172 देश इसमें हैं, तो रामसर कन्वेंशन को साइन करने वाले 172 देश हैं, इसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, रामसर समझौते की कार्य योजना के प्रमुख बिंदु क्या है, तो मृदा संरक्षण के उपाय, सर्वेक्षण एवं मानचित्रण करना, संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना उसको, गाद भार का नियंत्रण करना, मतलब गाद ज्यादा ना हो जाए वहां पे, प्रदूषण की निगरानी करना, और मत्स्यन विकास को भी रेगुलेट करना। ठीक है, तो भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण का कार्यक्रम जो है भारत जो है 1985-86 में राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाया था। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 115 आर्द्र भूमियां चिन्हित की गई हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो है वर्ल्ड लेवल पे है, तो भारत भी रामसर का भी भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम में प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आर्द्र भूमियों का मानचित्रण करना, योजना का प्रबंधन तथा निगरानी करना, सुरक्षा करना, आर्द्र भूमियों का व्यापक सूचीकरण करना, और अनुसंधान कार्य वेटलैंड में करना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस का मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु जन जागरूकता के प्रयास के लिए
1971 से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2026 में इसका मुख्य विषय था आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। तो वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज। तो ये जो है 2 फरवरी को जो आर्द्रभूमि का सम्मेलन हुआ था उसकी जो है विषय सूची थी, सॉरी मुख्य जो थीम थी या विषय थी, ठीक है, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और उत्सव। ठीक है, अगला है इसमें कि आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र। तो 2 फरवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चेन्नई में भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा कर दी है। ठीक है, चेन्नई में हो रहा है इसका प्रबंधन, संरक्षण और प्रबंधन केंद्र आर्द्रभूमियों का। ठीक है, प्रबंधन के राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन केंद्र का जो है एक भाग होगा। तो यह प्रबंधन केंद्र जो होगा राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन का सस्टेनेबल जो शोर लाइन मैनेजमेंट केंद्र होगा ये। ठीक है, तो इसी में रामसर में एक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड आता है। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आता है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण और मानवीय अतिक्रमण से क्षतिग्रस्त आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया जाता है और यह रामसर के तहत कार्य करता है। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो होता है उसमें वो आर्द्रभूमि शामिल होती हैं जो मानव द्वारा बहुत ज्यादा उसको प्रभावित कर दिया गया, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला दिया गया है। ठीक है, उसमें मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में उसको शामिल कर दिया जाता है जो ज्यादा ही प्रभावित हो गई हैं आर्द्रभूमि। ठीक है, प्रदूषण हो गया वहां पे, उसका क्षरण हो गया है, तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में जैसे ही शामिल होती है सरकार पे उसकी नजर जाती है और वो क्या करता है, उसको संरक्षण करने का प्रयास जो है करने लगता है। ठीक है, संरक्षण का प्रयास करेगा और जैसे ही उसका संरक्षण हो जाता है, वो तंदुरुस्त हो जाती है वो आर्द्रभूमि, फिर से उसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाता है। तो भारत में 2 जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल होने वाले झील हैं, पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो राजस्थान में 1990 में इसको सम्मिलित कर दिया गया था, और लोकटक झील मणिपुर में 1993 में इसको सम्मिलित कर दिया गया था। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित स्थलों को अनुबंध पक्षकारों की सहमति से ही हटाया जा सकता है, और भारत में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत 2 हैं, केवलादेव और लोकटक। ठीक है, तो ये बात होगी। आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लोअर पीसीएस के लिए, ये यूपीएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, जब यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो देखेंगे बाद में। ठीक है, वर्तमान में भारत में जब ये बुक छप रही थी या जब बन रहा था तो संख्या 98 थी, वर्तमान में भी 100 हो गई है। ठीक है, 100 हो गई है आर्द्रभूमि। ठीक है, तो करंट अफेयर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो 2 आर्द्रभूमियां हैं उसको बताया जाएगा। जब ये क्या कहते हैं, मार्च के बाद में जो 2 आर्द्रभूमियां ऐड हुई हैं अप्रैल मई के महीने में, तो इसमें करंट अफेयर्स में बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे कौन सी है तो इसको हम लोग देखते हैं। पूरा भारत का मैप ये है, भारत के मैप में कौन कहाँ कहाँ है तो उसको देखते हैं। देखिए भारत का पूरा मैप है, तो मैप में कौन कहाँ कहाँ है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लद्दाख में कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है। तो बूलर झील जो है एक रामसर स्थल है, होकेरस आर्द्रभूमि है, मानसर सुरिनसर झील है, हाइगन आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व है, सालबुल आर्द्रभूमि संरक्षण। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, 12 मिलान कराता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर में बूलर झील है, होकेरसर आर्द्रभूमि, मानसर सुरिनसर झील, हाइगन आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व, सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व। ठीक है, लद्दाख में 2 हैं, तसो कार आर्द्रभूमि, तसो मोरेरी झील 2 है लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्रभूमि कई बार एग्जाम पूछ चुका है, चंद्रताल को कई बार पूछ चुका है, पोंग डेंग वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसमें ऐड हो गया है। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा ब्रिज घाट से नरौरा तक का है, अपर गंगा क्या रामसर साइट, समन पंछी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सांडी पंछी अभ्यारण्य, नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य, समसपुर पंछी अभ्यारण्य, पार्वती आगा पंछी अभ्यारण्य, सुर सरोवर कीथम झील कहते हैं ये भी है, हैदरपुर रिजर्व है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पटना पंछी अभ्यारण्य है। ठीक है, पटना उत्तर प्रदेश में है, पटना पंछी अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये जो है आर्द्रभूमि 11 है, और भारत में उत्तर प्रदेश में एक और जुड़ी है, 1 या 2 जुड़ी है इसमें, तो 12 या 13 जो है उत्तर प्रदेश में हो गई है। ठीक है,
अगला है इसमें पंजाब में, तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, कांजली झील है, हरिके झील है, नागड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, रोपड़ झील है, केशोपुर मियानी समुदाय है, ये जो वहाँ पे है। हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, भिंडवास भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान में सांबर झील, केवला देवघाना, ये मॉन्टेक्स में भी शामिल है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी है। खींचन है, मिनार है, सिलीसेड झील है, ये सब जो है रामसर स्थल है। उत्तराखंड में एक है आसान बैराज आर्द्र भूमि, ठीक है। बिहार में है आपका कांवर झील या काबर झील कहते हैं उसको। दूसरा नागी झील, नकटी, नागी नकटी, गोकुल जलाशय, उदय झील, गोगा बील झील, ये सब भी वहां पे है, ठीक है। सिक्किम में भी है एक खेचो ओलपलरी आर्द्रभूमि, खेचो ओलपलरी आर्द्रभूमि है। असम में दीपोर बील है। मणिपुर में लोकटक झील है, जो भी ये जो है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, लोकटक झील। मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि है, जो सिंगल है पाला आर्द्रभूमि पूछ सकता है, ठीक है। दीपोर बिल पूछ सकता है, असम में है। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, इसको भी पूछता है बार बार, ठीक है। झारखंड में उधवा झील है, इसको भी पूछा है। कोपरा जलाशय जो आपका छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि है। साख्य सागर जो है मध्य प्रदेश में है। सिरपुर आर्द्रभूमि है। यशवंत सागर है, तवा जलाशय है, ये सब आर्द्रभूमियां हैं मध्य प्रदेश में। अगला इसमें गुजरात में है बाधवन आर्द्रभूमि, नल सरोवर पंछी अभयारण्य, थोल झील, खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य, छारी डांड आर्द्रभूमि। गोवा में नंदा झील है। महाराष्ट्र में नांदूर मदमेह सरर झील है। लुनार झील है, थाने क्रीक है, ये जो है आर्द्रभूमि है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, एक ही है। उड़ीसा में भीतरकनिका है, चिल्का है, सतकोसिया रिजर्व है, यह सतकोसिया गार्ज है, टम्पारा झील है, अनुसुपा झील है, हीराकुंड रिजर्व है, ठीक है। पूर्वी बंगाल में देखेंगे, पश्चिमी बंगाल में सॉरी, तो पूर्वी आर्द्रभूमि है, सुंदरबन आर्द्रभूमि इसमें देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तमिलनाडु में अधिकतम 20 आर्द्रभूमियां हैं, जिसमें पॉइंट कैलिमर वन्यजीव एवं पंछी अभयारण्य है, किरिकिल पंछी अभयारण्य है, पल्ली करनई दलदली भूमि है, पिचावरन मैग्रोव वन है, कुनथनकुलम पंछी अभयारण्य है, मन्नार की खाड़ी वाला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, बेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स है, बेलोड पंछी अभयारण्य है, बेंदाथंगल पंछी अभयारण्य है, उदयंत मार्तंडपुरम पंछी अभयारण्य है, चित्रागुंडी है, सुचिद्रम थेलुरु वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, बुडबुर पंछी अभयारण्य है, कांजीपुरम पंछी अभयारण्य है, कराई बेट्टी पंछी अभयारण्य है, लांगबुड सोला रिजर्व है, नजरायण पंछी अभयारण्य है, काजूबेली पंछी अभयारण्य है, सक्करा कोट्टई पंछी अभयारण्य है, और थेरथंगल पंछी अभयारण्य जो है 20 जो है वहां पे है। केरल में देखेंगे तो आप बेमडाड कोल आर्द्रभूमि है, अष्टमुडी आर्द्रभूमि है, सष्टम कोट्टा झील जो है केरल में है, ये सब आर्द्रभूमि है। कर्नाटक में रंगनी थट्टू पंछी अभयारण्य है, अंक समुद्र पंछी अभयारण्य रिजर्व है, अगनासिनी मुहाना है, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व है। तो ये जो है हमारे 98 जो है आर्द्रभूमियां हैं, इसमें से मैलान कराता है, तो इसको एक दो बार जो है इसको आप बढ़िया से देख सके, इसको कंठस्थ करना होगा आपको, कि मोटा मोटी इसको याद करना होगा, ठीक है। ये सारी आर्द्रभूमियों को आपको मोटा मोटी याद करना होगा, ठीक है। ये बात है पूरा। तो ऊपर से एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ पे भारत में रामसर स्थल संख्या 98 दिया है, और अब 100 हो गई है, तो करंट अफेयर्स में 2 बताया जाएगा आपको, और ये पूरा बात है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो मैग्रोव अब देखते हैं इसमें आर्द्रभूमियों के लाभ क्या क्या होते हैं। तो आर्द्रभूमि हमने देख लिया कौन कौन से हैं, तो आर्द्रभूमियों के लाभ इसमें देखते हैं। तो आर्द्रभूमियों के लाभ में पहला है आधारभूत सेवाएं या फंडामेंटल सर्विस है इनकी। पहली है खाद्य उत्पादन, स्वच्छ जल, औषधीय उत्पादन, उच्च जैव विविधता उत्पादक, कच्चे माल की उपलब्धता कराते हैं, जैव रासायनिक उत्पादन करते हैं, अनुवांशिक संसाधन ये जो है ये हैं। अगला है रेगुलेटिंग मेंटेनेंस सर्विस, क्या है, जलवायु का ये लोग नियमन करते हैं, पोषक चक्र व गैसीय चक्र में भाग लेते हैं, जल चक्र की स्थिरता में भाग लेते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं,
मृदा अपरदन से सुरक्षा देते हैं। ठीक है, तो आर्द्रभूमियां जो है कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सांस्कृतिक सेवाएं क्या देते हैं, तो शैक्षिक अध्ययन में, शोध में कार्य होता है, सौंदर्य में काम आता है, परंपरागत जीवन निर्वाह में भी आर्द्रभूमियां काम आती हैं, पर्यटन में काम आता है, मत्स्यन में काम आता है। पर्यावरण एवं सामुदायिक सेवा है, विभिन्न जीवों का आवास है, ये सुनामी और बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन का केंद्र है आर्द्रभूमियां। सहायक सेवाएं हैं, मृदा निर्माण करती हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं, ये परागण में भाग लेती हैं, जैव विविधता में ज्यादा होती है यहाँ पे, पोषक तत्वों का चक्रण करने में भी ये इंपॉर्टेंट जो है भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये जो है लाभ है आर्द्रभूमियों के। ठीक है, तो आर्द्रभूमियों के लाभ इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसी एग्जाम में। ठीक है, अगला है, इसमें क्या दिया है। हम्म, ठीक है, तो मैग्रो क्या होते हैं, और देख लेते हैं क्या दिया है। सबसे पहले देखते हैं मैग्रो वन क्या होते हैं। मैग्रो वन क्या होते हैं, तो मैग्रो वन क्या होते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधे जो कहाँ पाए जाते हैं, तो समुद्र के तट के पास में लवणीय भूमि में या लवणीय जल में पाए जाते हैं। वो मैग्रो, उसी को मैग्रो पेड़ कहते हैं, मैग्रो वन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कभी बंगाल का सुंदर वन जो देखेंगे, या पश्चिम बंगाल का सुंदर वन, सुंदर वन में देखेंगे तो कुछ जो है ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा पाए जाते हैं, ट्रांजिशन भूमि में, जैसे स्थलीय भूमि होती है और सागरीय भूमि होती है, दोनों के जब कंबाइंड होते हैं वहाँ जैव विविधता अधिक होती है, उसी में मैग्रो वन होते हैं। और ये तटों के सहारे जो है इनका डेवलपमेंट होता है, और ये जो है लवणी भूमि में भी पाए जा सकते हैं, और वहाँ भी ये अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन वनस्पतियों की जड़ों द्वारा विशिष्ट रासायनिक स्रावित होता है। तो इनकी जो पेड़ होते हैं देखेंगे, उनके जो है एक पेड़ है तो उसके अंदर जो पतली पतली धागे की तरह जो है, मोटी रस्सी की तरह जो है उनकी जड़ें जो होती हैं जमीन में जाती हैं। ठीक है, चारों तरफ पेड़ से निकले रहेंगे, गिरे रहेंगे। ठीक है, तो मैग्रो, एक मिनट दिखाता हूँ मैग्रो वन। मैग्रो वन, ठीक है, तो ये है मैग्रो वन उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तटों और नदियों के मुहाने पर उगने वाले खारे पानी के सहनशील पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ये तटीय परितंत्र में तूफान, सुनामी से रक्षा करते हैं, और और क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में कार्बन या ब्लू कार्बन जमा करते हैं, और समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन का ये स्थल होते हैं। ठीक है, तो इसकी इमेज अगर हम देखना चाहें यहाँ से, तो इमेज देख सकते हैं, देखिए इस तरह से। देखिए इसकी जड़ों को देखिए, जड़ों को किस तरह से जड़ है इसकी, इसी जड़ की भाई बात कर रहा हूँ। इस तरह से मोटी मोटी जिसकी जड़ें होती हैं, रस्सी नुमा, ये लटकी होती हैं, और ये देखिए किस तरीके से कैसे जो है ये लोग मोटी जड़ें पानी में धसी हुई हैं, और ये देखिए ये ऊपर, ये नीचे जो है ऊपर भी आ रही है यहाँ से, ये जो है ऊपर भी आ रही है यहाँ से, ये जो है यहाँ देखिए छोटी छोटी जो है ये ऊपर भी आ रही है, देखिए यहाँ से। तो ये जो है ऑक्सीजन की तलाश में रहती है, ये पानी में डूबी हुई है, पहले पानी में डूबती है तो डूबेंगी, फिर इस तरीके से निकल के आएंगे। छोटी छोटी जो दिख रही है आपको, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है, ये इधर इधर ये छोटा छोटा, ये सारे जो है जड़े हैं जो ऊपर सांस लेने के लिए आई हैं, ये मैग्रोव का पेड़ है। ठीक है, तो इस तरह से मैग्रोव पेड़ हो सकते हैं, और इसको देखेंगे तो इस तरह से अभी यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी अच्छे से दिखाई दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से मैग्रोव जो है यहाँ से, मैग्रोव पेड़ जो है ये पैदा हो रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये मैग्रो है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप देखिए किस तरह से मैग्रो का नुकसान हो रहा है, तो आगे हम लोग देखेंगे मैग्रो का वन कैसे नष्ट हो रहा है। ये देखिए प्लास्टिक कचरा कैसे लोग फैला रहे हैं, तो ये मैग्रो को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैग्रो पेड़ होते हैं, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए इसकी जड़ों को देखें, देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए मोटी मोटी जड़ें मैंग्रोव इंडिया में किस तरह से पड़ रहा है। देखिए इस तरह से जड़ें जो है निकली हुई हैं, ये वाली। तो इसी इसी तरीके इसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंग्रोव बना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो मैंग्रोव वन की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप देखेंगे तो मैंग्रोव वन खारे पानी में इनका अनुकूलन होता है। तो मैंग्रोव के पेड़ जो है ऑक्सीजन रहित दलदली मिट्टी और खारे पानी में जीवित रहते हैं। ठीक है, श्वसन जड़ें जो होती है इसकी, इसको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। जो सामान्य पेड़ों के विपरीत इनकी कुछ जड़ें जमीन की मिट्टी से ऊपर हवा में आ जाती है। जैसे देखे थे हम लोग कि वो हवा में आ जाती थी, ऊपर से निकल जा रही थी, निकलती हैं, जिसकी मदद से ये दलदल में सांस लेती हैं। ठीक है, आपदा, ये महत्व क्या है इनका, तो आपदा प्रबंधन में काम आती हैं, पर्यावरण संरक्षण में काम आती हैं, जैव विविधता में ये काम आती हैं। ठीक है, कई चीजों में ये काम आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो मैंग्रोव, तो इन वनस्पति की जड़ें होती हैं विशिष्ट रसायन स्रावित करती हैं, विशिष्ट रसायन स्रावित करती हैं। ठीक है, तो इन वनस्पति की जड़ों जो है विभिन्न रसायन स्रावित करती हैं, जो मृदा के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ती हैं। तो मृदा को ही तोड़ देते हैं, छोटे कणों में तोड़ती हैं, और इस प्रकार यह तटीय मृदा का निर्माण जो है के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए हनीमून स्पॉट होती हैं, जहाँ पे प्रजनन करते हैं जीव जंतु जो होते हैं। ठीक है, उनका संरक्षण के में महत्व योगदान देती हैं। मैंग्रोव पौधे में श्वसन क्रिया हेतु जड़ पाई जाती है, जिसे वायवीय जड़ें या न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। जो हमने देखा था कि जड़ें जो है पेड़ है, ठीक है, इस यहाँ से इसकी जड़ें ऐसे लटकी हुई हैं, फिर ये दलदली भूमि में घुस गए। ठीक है, दलदली भूमि है, फिर यहाँ से ऊपर निकलती है सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ये जो है भूमि यहाँ सांस लेती है, वायु में निकल के दलदली भूमि धंसती हैं, फिर निकल के सांस लेती हैं। तो उसी को हम लोग न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। उसकी सतह पर पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं न्यूमेटोथोर्स कहा जाता है उनको। मैंग्रोव दलदल क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, जहाँ मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और इस समस्या से निपटने के लिए मैंग्रोव की जो जड़ें होती हैं अतिरिक्त प्रसार करते हैं और ऊपर की तरफ जो है आ जाती हैं। ठीक है, मैंग्रोव में जरा युजता या वीबी परी के गुण होते हैं। तो वीबी पैरी क्या होता है कि गुण पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत बीजों का अंकुरण पेड़ पर लगे फलों में ही होता है। ठीक है, तो कभी पूछ सकता है कि वीबी परी क्या होता है, वीबी पैरी या जरा युजता क्या होता है। तो पेड़ों में ही जो फल लगे होते हैं उसी में जो है बीज का जो है जाम जाना। ठीक है, और उसकी जड़ नीचे आती है और जमीन से न्यूट्रिशन को लेती है। ठीक है, तो उसी को वीबी परी कहते हैं। जैसे मैंग्रोव का वर्गीकरण कर सकते हैं, तो मैंग्रोव का वर्गीकरण में क्या है, तो लाल मैंग्रोव होता है, काली मैंग्रोव, सफेद मैंग्रोव, बटन वुड मैंग्रोव। तो संरक्षक मैंग्रोव परतें जो होती हैं वो लाल मैंग्रोव, काली मैंग्रोव में होती हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव वनस्पति का वितरण जो है विश्व के लगभग 118 देशों में पाया जाता है, जिसमें से अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित देश जो है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे लाल मैंग्रोव क्या होता है। तो लाल मैंग्रोव में ये मुख्यतः समुद्र जल में या नदी जल के अंतिम छोर पर उगते हैं। अत्यधिक खारे पानी का सहन करने की क्षमता होती है इसमें। ये पौधे सागरीय तरंगों को अपनी शाखाओं एवं गुच्छेदार उलझी हुई जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। तरंगों के वेग को धीमा कर तट की सुरक्षा प्रदान करते हैं। वही काली मैंग्रोव या ब्लैक मैंग्रोव जो होते हैं कक्ष की वनस्पति जैसे उसके उदाहरण है काली मैंग्रोव के। श्रेणी के पौधे में लाल मैंग्रोव की अपेक्षा अधिक लवणीय सहनशीलता होती है। ये लंबे समय एवं घनी झाड़ियों में होती है और दलदल क्षेत्र में उगती है, जिसमें श्वसनीय जड़ें पाई जाती हैं, और इन जड़ों में गैसीय आदान प्रदान के लिए वातरंध्र या लैंटिप्स पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं सफेद मैंग्रोव या व्हाइट मैंग्रोव क्या होता है, तो इस पौधे को इसकी जड़ों एवं पत्तियों की विशेष बनावट के आधार पर पहचाना जाता है। इसकी चिकनी सफेद छाल के कारण इन्हें सफेद मैंग्रोव की संज्ञा दी गई है। वहीं बटन वुड जो मैंग्रोव होता है ये क्या है, तो बटन वुड मैंग्रोव क्या है, ये सफेद मैंग्रोव परितंत्र के अंतर्गत ही आते हैं और इन्हें वास्तविक मैंग्रोव नहीं माना जाता है। इसमें लाल भूरे रंग के तिकोने फल के कारण जो इसे बटन वुड का जो है कहा जाता है। मैंग्रोव प्रजातियों में वनस्पतियों में क्या क्या आता है, तो मैंग्रोव की जो वनस्पति कौन कौन से पेड़ उसमें आते हैं, तो समुद्री बांस आता है, एजी सीरस आता है, ब्रुगेरिया है,
एबिसिनिया है, एबिसेनिया कैरलोप्स है, लेगुन कुलेरिया है, आदि पादप जो है इसमें पाए जाते हैं। वहीं पे जो मैग्रो जंतु होते हैं वो क्या है भाई, मैग्रो जंतु में क्या क्या पाए जाते हैं भैया? तो मैग्रो जंतु में आप देखेंगे मेढक है, मगरमच्छ है, लोमड़ी, बंदर, सुअर, द्विलिंगी जेलीफिश है, सांप है, छिपकली, जंगली बिल्ली, अनेक परजीवी और मोलस्क जीव जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि मैग्रो प्रजातियों का महत्व क्या क्या है। तो पहला क्या महत्व है मैग्रो प्रजातियों का कि तटीय परितंत्र एवं तटीय क्षेत्रों का प्राकृतिक संरक्षण करते हैं ये लोग। दूसरा, जैव विविधता केंद्र एवं अभिरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। चौथा है भोजन एवं औषधीय उपयोग इनका होता है। इसमें जो है बहुत सारे जो है औषधीय गुण वाले पौधे पाए जाते हैं। बृहद कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, मतलब कार्बन जो CO2 होता है उसको अवशोषण करने में भी काफी मददगार होते हैं ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण होते हैं ये। ठीक है, कार्बन सिंक में, कार्बन सिंक का मतलब होता है वातावरणीय जो CO2 की अधिकता जो होती है उसको अवशोषित करके अपने में समाहित कर लेना, उसको कार्बन सिंक कहा जाता है। तटीय अपरदन का नियंत्रण करते हैं, तटीय को अपरदित नहीं होने देते हैं, कि जो मजबूत जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। ठीक है, और वही जड़ें क्या होती हैं जो जब सागरी तूफान आता है या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको जो है स्लो कर देती हैं या रोक देती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक जल रोधक होते हैं, जल शोधक होते हैं, जलों को भी ये जो क्लीन करते हैं। बाढ़ नियंत्रक होते हैं, हरित गृह प्रवाह को कम करते हैं कार्बन सिंक के माध्यम से। प्राकृतिक वास स्थल एवं प्रजनन केंद्र जो है ये होते हैं। तो मैग्रो प्रजातियों का जो महत्व बहुत ज्यादा है। भारत में मैग्रो वनस्पति स्थल कहाँ कहाँ है भाई? तो सबसे पहला है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन मैग्रो वनस्पति स्थल है। उड़ीसा में देखेंगे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, महानदी का क्षेत्र, स्वर्ण रेखा नदी का क्षेत्र जो मुहाना है वहाँ, देवी कौड़ा, धामरा, कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन संसाधन केंद्र, चिल्का झील। उड़ीसा में जो है ये जो है 8 जो है स्पॉट हैं जहाँ पे मैग्रो वनस्पति स्थल है। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा क्षेत्र, पूर्वी गोदावरी का क्षेत्र और कृष्णा का क्षेत्र जो है वो भी है। तमिलनाडु में पिछावरम है, मुथुपेट है, रामनद है, पुलिकट है और कंजू वैली है। अंडमान निकोबार में, उत्तरी अंडमान में भी है, निकोबार में भी पाया जाता है। केरल में वेम्बनाड क्षेत्र में, कन्नूर या उत्तरी केरल में पाया जाता है। कर्नाटक में कुंडापुर, दक्षिण कन्नड़, होन्नावर में, कारवाड़ में, मैंगलोर वन प्रभाग में। गोवा में, गोवा का जो क्षेत्र है वहाँ पे सारा मैग्रो ही है, जो तटीय क्षेत्र है। महाराष्ट्र में अचरा रत्नागिरी है, देवगढ़ विजयदुर्ग है, रेवडंडा है, बेलंदूर है, कुंडालिक है, मुद्रा दीवा है, मुम्बरा दीवा है, बिकरोली है, श्रीवर्धन है, बैतरना है, वासासी मानोरी है और मालवन है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी इंपॉर्टेंट है, खंभात की खाड़ी भी इंपॉर्टेंट है और दुसाह उभरात का एक क्षेत्र है वहां पे भी मैग्रो पाया जाता है। ठीक है, तो मैग्रो संरक्षण के उपाय, तो मैग्रो संरक्षण के उपाय बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है अभी नहीं देखेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि यूनेस्को ने IUCN और UNDP और ISAE के अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी फॉर मैग्रो परितंत्र जो है रामसर कन्वेंशन और UNEP द्वारा मिलकर ग्लोमिस या ग्लोबल मैग्रो डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से मैग्रो सुरक्षा और संरक्षण का प्रबंधन हेतु कार्य कर रहा है। इसमें वैश्विक मानचित्र जो है इसका प्रकाशित किया गया है कि कहाँ कहाँ जो है दुनिया में मैग्रो पाया जाता है, कैसे उसका कंजर्वेशन होगा। तो भारत में देखेंगे, भारत में मैग्रो वन तो अभी हमने देखा था डिटेल में, यहाँ कच्छ की खाड़ी है, ये जो है ये क्षेत्र कच्छ की खाड़ी वाला क्षेत्र, खंभात की खाड़ी, रत्नागिरी मुंबई में, और अब सागर है ये गोवा में, कुंडा और भार है। केरल में देखेंगे आप, तो केरल में क्या है, तो लक्षद्वीप में भी है, वेम्बनाड है, पिचावरम है, लक्षद्वीप में नहीं है, मुंथुपेट है, कृष्णा नदी मुख है, कोरिंगा है, महानदी का मुहाना, भितरकनिका, सुंदरबन, अंडमान निकोबार, ये यहाँ पे भी सब पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैप में भी इसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें पहला था जो मैग्रो प्रबंधन हो रहा था, तो मैग्रो का जो है वनों का चिन्हित करना, मैग्रो वनों का पुनर्भरण करना है, वृक्षारोपण करना, सीमित पर्यटन की अनुशंसा करना, कि पर्यटन बहुत ज्यादा ना हो, जिससे कि हमने इमेज में देखा था किस तरह से प्लास्टिक कचरा जो है फैलाए हैं लोग। परिरक्षण एवं संरक्षण करना, सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना। तो भारतीय मैग्रो समिति जो है 1976 में ही बन गई थी
15 मैग्रो क्षेत्रों का संरक्षण हेतु चिन्हित किया गया है इसमें। ठीक है, इसके साथ जो है इस कार्य में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में IUCN UNDP की सहायता ली जा रही है और मैग्रो सहित समस्त तटीय परितंत्र की सुरक्षा, विकास और पुनः स्थापना का जो है प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगला इसमें जलवायु के लिए मैग्रो गठबंधन क्या है, तो मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जलवायु के लिए मैग्रो गठबंधन की घोषणा की और यह एक अंतर सरकारी गठबंधन है। तो जलवायु के मैग्रो गठबंधन, मैंग्रोव वनों को बचाने के लिए गठबंधन बनाया गया है COP27 में, जो कि शर्म अल शेख में हुआ है। ठीक है, तो इसमें संयुक्त राज्य अमीरात और इंडोनेशिया ने इसको मैग्रो गठबंधन बनाया है। यह अंतर सरकारी गठबंधन है, स्वैच्छिक आधार पर कार्य करता है। इसके सदस्यों की जवाबदेही तय करने के लिए कोई वास्तविक चेक एंड बैलेंस प्रणाली इसमें डेवलप नहीं की गई है। ठीक है, स्वैच्छिक है, आप इसमें शामिल होइए या ना होइए। ठीक है, स्वैच्छिक था ये, तो याद रखेंगे मैग्रो गठबंधन किसने बनाया था, UAE और इंडोनेशिया ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, मैग्रो वन हमने देख लिया। ठीक, तो इन सारी चीजों को हमने देखा। तो हमने कई चीज देखा है इसमें। पहले बात तो हमने कोरल रीफ के बारे में देखा, सागरी बायोम, उसमें हमने उसके बारे में भी देखा कहाँ कहाँ जो है प्रवाल भित्ति भारत में पाई जाती है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से बना है, अंडमान निकोबार में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें हमने देखा मैग्रो वन कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस तरीके से मैग्रो वन क्या होता है, उसको हमने देखा। आर्द्र भूमियों को देखा कि आर्द्र भूमि क्या होती है, किस तरह से कार्य करती है। तो आर्द्र भूमियों को एक तरह से किडनी भी कहते हैं, मतलब प्रकृति का किडनी कहते हैं। किडनी क्या करती है, तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है और शरीर को, बॉडी को क्या करती है, वेस्ट मटेरियल से दूर रखती है। तो तरह से वो भी कार्य करती है, वेटलैंड जो होता है किडनी के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, तो एक बार UPSC में पूछा था, फिल्टर का काम करता है वो भी, वातावरण को शुद्ध करने के लिए फिल्टर के रूप में कार्य करती है। UPSC में पूछा था उसको, इसीलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, ये पूरा चीज हमने देख लिया है। ठीक है, इसमें कोरल रीफ वगैरह हमने समझ लिया, तो महत्वपूर्ण चीजें हमने देख ली है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।